हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा हो जाएगा, यानी 720 कैलोरी। तो गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? गलन की गुप्त ऊष्मा होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा जो होता है ये 80 कैलोरी होता है। ठीक, अब देखिए 80 कैलोरी होता है और यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यहाँ पे जो हो जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से वाष्प में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा होता है 540। इसीलिए कुल आवश्यक ऊष्मा जो हो जाएगा, कुल आवश्यक ऊष्मा कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा प्लस 540 हो जाएगा। इस तरह कितना हो जाएगा? 720 कैलोरी, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है कि 0 डिग्री यानी गलन की गुप्त ऊष्मा होता 80 कैलोरी पर ग्राम और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ़ के जल में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा होता 80 कैलोरी। जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा 100 कैलोरी और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से वाष्प में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा 540 कैलोरी होगा। तो कुल आवश्यक ऊष्मा होगा 80 प्लस 100 प्लस 540। नेक्स्ट देखिए 112। यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 25 गुना है एवं ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 125 गुना है, तो ग्रह से वस्तु का पलायन वेग पृथ्वी से पलायन वेग का खाली स्थान गुना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए MP बराबर है 25 और VP बराबर है 125। ठीक, तो VE बराबर क्या होगा? √2GM बट्टा में RE बट्टा में हो जाएगा R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे होने वाला है आपको, देखिए √2G इंटू 25 ME बट्टा में 125 RS। ठीक, यानी ये हो जाएगा 2G, ठीक है 2G MS बट्टा में ME इंटू में 1/√5 ये भी हो जाएगा रूट में, यानी क्या हो जाएगा? तो VP बराबर हो जाएगा VE इंटू 1/√5। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि नीलम का अनुमानित अपवर्तनांक 1.8 है तो प्रकाश का वेग लगभग घट जाता है। जब प्रकाश नीलम में प्रवेश करता है तो खाली स्थान होता है 113। तो देखिए प्रकाश के वेग में कमी, प्रतिशत में कमी, ठीक है, तो कितना होगा? तो ये होगा 45%। ठीक, 45%। तो यहाँ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? तो देखिए ये हो जाएगा C इंटू म्यू माइनस 1/μ बटा में C गुना 100। C गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 1.8। देखिए 1.8 माइनस 1/1.8 गुना में 100। ठीक है, ये हो जाएगा 0.8/1.8 गुना में 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 44.45 अप्रॉक्स में 45 B ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है, तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी, तो F बराबर कितना है? F बराबर है 200 न्यूटन, W बराबर है 1000 जूल। तो लिफ्ट में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या है? तो दूरी बराबर होगा आपको W/F। ठीक है, यानी 1000 बट्टा में 200, यानी ये कट के कितना होगा? 5 मीटर। ठीक, B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 115। कहता है एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, तो कहता है कि किसका संवेग अधिक है होगा?
115 में देखिए, तो 115 में होगा फर्स्ट यानी भारी पिंड का। तो प्रश्नानुसार हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा, ठीक है, भारी पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर है। यहाँ पे जो है बराबर है, तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा जो है क्या होता है 1/2, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2 m1v1 स्क्वायर, और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 m2v2 स्क्वायर। तो संवेग तथा गतिज ऊर्जा में जो है संबंध क्या होता है p² बाई 2m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ke1 बराबर p1² बटा में 2m1 तथा हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा तथा भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। हल्के पिंड का गतिज ऊर्जा, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा तथा भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। नेक्स्ट है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? 116 का 2 आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। तो जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर उसके विस्थापित आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 117। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सर्किट में एमीटर विक्षेपण दर्शाता है? तो देखिए विक्षेपण दर्शाता है फर्स्ट में, ठीक है। तो विकल्प फर्स्ट में केवल करंट के प्रवाह के लिए उचित शर्त दी गई है, ठीक है, करंट के प्रवाह के लिए उचित शर्त दी गई है, और बंद है एवं सर्किट में कोई इंसुलेटर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, सर्किट में एमीटर विक्षेपण को दर्शाता है। नेक्स्ट की यदि बात करें क्वेश्चन नंबर, कहता कांच के स्लैब की सतह से प्रकाश के आंशिक परावर्तन और अपवर्तन में यदि आपतन कोण जो है 43 तथा अपवर्तन कोण जो है 25 हो तो परावर्तित किरण वो अपवर्तित किरण आपतित किरण से क्रमशः खाली स्थान विचलित होते हैं। तो यहाँ पे ये दे दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से जो है निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है कि देखिए यहाँ पे सतह से परावर्तित किरण के बीच का कोण, ठीक है। तो यहाँ पे परावर्तन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर कितना होगा 43 डिग्री। तो परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण बराबर क्या होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर कितना तो 43। उसके बाद देखिए तो अतः सतह से परावर्तित किरण के बीच का कोण, सतह से परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा तो 90 होगा -43 हो जाएगा, ठीक है। 90 - 43 यानी ये हो जाएगा 47, ठीक है। 90 माइनस का 43 यानी 90 माइनस का 43, ठीक है। 90 माइनस का क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 47 डिग्री। अब देखिए 47 डिग्री यदि हो जाएगा तो परावर्तित किरण और आपतन किरण के बीच का कोण, परावर्तित किरण और जो है तो परावर्तित किरण 47 और परावर्तित किरण और आपतन कोण के बीच का कोण कितना होगा, दोनों जुट जाएगा तो 94 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अपवर्तित किरण वो आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा तो 43 डिग्री माइनस का 25 डिग्री यानी 18 डिग्री कितना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 43 और माइनस का 43 माइनस का यहाँ पे होगा 25, ठीक है, यानी 18 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 94 और 18। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य होगी 119 का। तो तीसरा ऑप्शन मूल की आधी, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य मूल की आधी होगी। सर्वप्रथम हाइजेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य
द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो देखिए 120 का हो जाएगा 3, यानी अब जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है, अब जितना है उसका चौथा भाग। F1 बराबर क्या होता है, जी एम एस एम ई बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम एम बट्टा आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, देखिए अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना होगा 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी F2 बराबर क्या होगा F1/4, F1/4 हो जाएगा, यानी तो इसका हो जाएगा अब जितना है उसका क्या होगा, चौथाई भाग। ठीक है, क्या है, तो चौथाई भाग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121। उचित कहता है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि 121 यह है कि दूसरा, उसमें अति उच्च अपवर्तन सूचकांक है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण पूर्णांतरिक परावर्तन है। चूँकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। 122 देखिए, 122 है कि ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है। क्योंकि अल्कोहल का जो द्रव्यमाप होता है ये निम्नतर होता है। ठीक, अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है। ठीक है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता जब समतल मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर जो अपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 123 का 2 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण को उसकी गतिज उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। एक तो होता है UV-A विकिरण, ठीक है, दूसरा होता है UVB विकिरण, तीसरा होता है UVC विकिरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 nm बराबर क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर। ठीक, तो इसीलिए 100 nm बराबर क्या होगा, 100 nm बराबर हो जाएगा 100 गुना में 10⁻⁹ यानी 10⁻⁷ m। 124 निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, 124 का 4, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य होता है। इसका आयोग जो है कैलकुलेटर कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ट्रांजिस्टर आदि सभी में होता है। नेक्स्ट 125 देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 है कि धूम्र पर्दे युक्त युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले धूम्र पर्दे प्रायः जिसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। 125 का होगा तीसरा, यानी टाइटेनियम ऑक्साइड। तो धूम्र पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। ठीक, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का आयुपेसी का नाम क्या है निम्नलिखित में, CH3 CH2 के होल ट्वाइस, CH3 के होल थ्राइस। तो 126 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक, 126। उसके बाद देखिए 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा। 127 क्वेश्चन नंबर देखिए, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। 127 का तीसरा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए
किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार है, जैसे Al2O3, ठीक है, BaO2, Na2O आदि। 128 निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रक्रिया को पहचानिए। 128 का होगा तीसरा, यानी ए और डी। तो Zn प्लस प्लस Fe3 प्लस, तो Fe2 प्लस, ठीक है। 128। क्वेश्चन नंबर देखिए 129 है कि पिघला हुआ पदार्थ जल में पतला होता है एवं 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण होता है। पदार्थ खाली स्थान है। 129 का 126 देखिए यहाँ पे जो है 129 का क्या होगा, 129 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे 129 का क्या होगा, तीसरा NaAlO2। तो देखिए सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड अकार्बनिक यौगिक के वर्ग से संबंधित है जिन्हें संक्रमणोत्तर धातु लवण कहा जाता है। NaAlO2 पिघली हुई अवस्था में पानी में विलय होता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण होता है, ठीक। तो Al2O3 प्लस 3H2O प्लस 2AlOH के होल 3। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। 130 है कि एसआर का वास्तविक परमाणु द्रव्यमान 87.6 है। तो डोब्रेनर के त्रेय अनुसार एसआर का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है। 130 का फर्स्ट 88.7। तो देखिए कैल्शियम का द्रव्यमान है आपको 40.1 और बेरिलियम का द्रव्यमान है 173.3 137.3 कितना है 137 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कैल्शियम का है, कैल्शियम का द्रव्यमान है 40.1, बेरिलियम का है 137.3, ठीक है। तो औसत द्रव्यमान क्या होगा 137 प्लस 40/2, यानी ये हो जाएगा कितना 88.7। डोब्रेनर के अनुसार स्ट्रॉसियम का जो द्रव्यमान है ये कितना है, ये है आपको 88.7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो 130 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 88.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 131 है कि क्वेश्चन नंबर 131 है, पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो देखिए कुल मात्रा कितना होगा, कुल मात्रा जो हो जाएगा ये होगा 60 प्लस का 340, 60 प्लस का 340 यानी 400 ग्राम। तो यहाँ पे अभिष्ट प्रतिशत हो जाएगा कितना, तो अभिष्ट जो प्रतिशत हो जाएगा ये होगा 60/400 गुना में 100, ठीक है। गुना में क्या हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा आपको 100, 2 0 से 2 0, 15 चौका 60, 15%। 15% कहे तो तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लाल रंग की विषाक्त गैस उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन NO2। तो जब तांबा सांद्र के साथ प्रतिक्रिया करता है तो नाइट्रिक एसिड लाल रंग की जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट फिर है कि विलार्ड लिब्बी द्वारा विकसित कार्बन डेटिंग पद्धति प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बन के रेडियोधर्मी क्षय पर आधारित है। तो 133 का हो जाएगा फर्स्ट C14, क्या हो जाएगा C14, ठीक है। C14 जो है क्या होगा, राइट होगा, ठीक। तो विलार्ड लिब्बी ने कार्बन के C14 समस्थानिक का उपयोग करके एवं इसके रेडियोधर्मी क्षय का अध्ययन करते हुए कार्बन डेटिंग पद्धति विकसित की है, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद है 1940 के दशक में कार्बन 14 एक घड़ी की तरह काम कर सकता है। उन्होंने इस पद्धति के लिए रसायन विज्ञान में वर्ष 1960 का नोबेल पुरस्कार जीता है। 134 देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। 134 का होगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा, तो एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। तो परमाणु क्या होगा, परमाणु प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। तो परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, प्रोटॉनों की संख्या। कहता आपके पास 2 प्रश्न लिया, A B है। प्रश्न A में हल्दी
पोस्ट भरा है, हल्दी पेस्ट भरा है। तो प्रश्नावली बी में फिनोल्फ्थलीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों प्रश्नावलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालने पर इनमें से भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। 135 का होगा दूसरा, क्या होगा, तो ए लाल दिखाई देगा और बी जो है रंगीन दिखाई देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखिए प्रश्नावली ए में जो है हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि प्रश्नावली में फिनोल्फ्थलीन का जलीय विलयन भरा है। यदि प्रश्नावली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाए तो हल्दी लाल हो जाएगी। ठीक, और बी में डाला जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाए तो ये फिनोल्फ्थलीन जो है रंगीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 136 137 देखिए 136 फिर है कि रॉबर्ट वेबस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वर्ष 1957 में जंतुओं तथा मनुष्य में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए ही एक प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात कही है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने इन्फ्लुएंजा पर जो है 50 से भी अधिक वर्षों तक कार्य किए हैं। ठीक है, अब देखिए इस अवधि में उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की पहचान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 कहता कवक कोशिका भित्ति जो है कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती हैं जिसे खाली स्थान कहते हैं। 137 का होगा फर्स्ट, काइटिन कहते हैं। ठीक है, तो कवक जो है कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती हैं जिसे काइटिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 138 है खाली स्थान में मांसपेशियों से लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप जो है बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 138 का, तो फर्स्ट ऑप्शन गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है और यह जो है रेलेक्सिन हार्मोन के कारण होता है। 139 निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका की मध्य रेखा के साथ एक जो है कोशिक प्लेट बनाती हैं एवं इस प्रकार साइटोकाइनेसिस को पूरा करती हैं। 139 का क्या होगा, तीसरा ऑप्शन, यानी प्याज की जड़ में कोशिकाएं। कोशिका प्लेट एक संरचना है जो भूमि पौधों की कोशिकाओं में बनती हैं। जब वे कोशिका विभाजन से गुजर रहे होते हैं तो साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका प्लेट का निर्माण पादप कोशिकाओं से देखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 है कि निषेचन होने से पहले फूलों की भ्रूणकोश में सदस्यों की पहचान कीजिए। 140 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए निषेचन से पहले फूल के भ्रूण में एक अगुणित अंडा कोशिका और 2 अगुणित ध्रुवीय नाभिक होते हैं। तो क्या होते हैं, एक अगुणित अंडा कोशिका और एवं 2 अगुणित ध्रुवीय नाभिक। 141 है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के खंड 49A में क्या इंगित किया गया है। 141 का जो है तीसरा ऑप्शन देखिए, दुर्लभ जंगली जानवरों के व्यापक व्यापार पर प्रतिबंध। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों व पौधों सहायक अधिनियम है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के खंड 49A के अनुसार बंदी पशु जंगली जानवर की बिक्री या खरीद कानून द्वारा निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप कॉर्नफ्लोर से खाली स्थान से प्राप्त एंजाइमों की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 142 का होगा 3, बेसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बेसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त एंजाइमों की क्रिया द्वारा जो है कॉर्नफ्लोर से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज सिरप प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ग्लूकोज व फ्रुक्टोज सिरप आमतौर पर जो है कॉर्न स्टार्च को संसाधित करके उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट फिर कहता है कि निम्नलिखित आपदा पूर्व प्रबंधन से कार्य योजना की पहचान कीजिए। तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा,
तो आम जनता में आपदा प्रबंधन के बारे में। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता में आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना मास मीडिया आपदा पूर्व प्रबंधन की कार्य योजना है। ठीक, नेक्स्ट 144 निम्नलिखित में से विषम युग्म हार्मोन और उसके कार्यों की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पे जो होगा तीसरा ऑप्शन देखिए एब्सिसिक अम्ल फूलों का उत्पादन। तो देखिए एब्सिसिक एसिड उत्तेजक हार्मोन के बजाय सबसे महत्वपूर्ण पौधे वृद्धि अवरोधक में से एक है। इसे पत्तियों में संश्लेषित किया जाता है जहाँ से इसे फ्लोएम के माध्यम से स्टेम एपेक्स में जो है स्टेम एपेक्स में स्थानांतरित किया जाता है। एब्सिसिक एसिड जो है नाम त्याग दिया था क्योंकि यह जो है नई जो है भुरभुरी या ताजी गिरी हुई पंक्तियों में जो है उच्च सांद्रता में पाया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कोशिकांगों में से किनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। 145 का 2 अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। ठीक है, तो 145 का होगा कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका जो है सर्वाधिक है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 146 निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोग के समूह को दर्शाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी क्या होगा तो खसरा, चिकन पॉक्स तथा हेपेटाइटिस ए मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला रोग को दर्शाता है। खसरा एक अत्यंत संक्रामक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 147 की यदि बात करें तो कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है। 147 का 3 शैवाल, पालक, टमाटर, केला। ठीक है, तो वे प्राणी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। शैवाल, पालक, टमाटर, केला अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं, इसलिए ये स्वयं पोषी कहलाते हैं। 148 मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो 148 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन स्वांगीकरण। ठीक है, तो भोजन जब मुख में जाता है तो इसे पूर्ण रूप से पचने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। नेक्स्ट तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 148 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 149 पौधों में परिसंचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 149 का होगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए पौधे जड़ों द्वारा पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं। जड़ों में मूलरोम होते हैं। मूलरोम पानी के अवशोषण के लिए जड़ों के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं और पानी में बांग देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर दूसरा क्या हो जाएगा तो जड़, मूलरोम, पानी और खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को कम करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दूसरा। नेक्स्ट देखिए हार्मोन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है। हार्मोन के लिए 150 का हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 150 का क्या होगा तो चौथा ऑप्शन। तो देखिए किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। ये अंतःस्रावीय ग्रंथियों या अंतःस्रावी तंत्र से स्रावित होते हैं। इन हार्मोन का उत्पादन अंतःस्रावधर्धन ग्रंथि से होता है। ठीक है, अंतःस्राव ग्रंथि से होता है जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। किसे पीयूष ग्रंथि। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग जीके जीएस ठीक है लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।